हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले तो मुझे आप सब माफ कर देना, मैंने इतनी लेट आज वीडियो डाली है। मैं ज़रा किसी काम में फंसा हुआ था, कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और वीडियोस भी अब रेगुलर नहीं आनी शुरू हो जाएंगी। और मुझे वीडियो डाले हुए भी बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने इस बार 10 चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं और आगे भी मैं 10 चैप्टर्स करके ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ सेकंड लाइफ रैंकर का चैप्टर 31 से लेके चैप्टर 40 तक। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यन वो बिल्ड की बहुत बुरी हालत कर देता है और उसके बाद बिल्ड अपना स्किल इस्तेमाल करता है जो होता है कंट्रोल पपेट, और वहाँ खड़े लोगों को यनवू पर हमला करने के लिए बोल देता है। खुद वहाँ से भागने लगता है और बिल्ड को भागते हुए यनवू भी देख रहा होता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 31 हम देखते हैं यनवू को, जिसने एरम ग्रुप के सारे प्लेयर्स को मार दिया होता है और वो वही खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि ये लगभग एरम ग्रुप का खात्मा हो ही गया है, बस एक ही इंसान बचा है जो कि है बिल्ड। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कान को, जो खिड़की की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। आखिरकार बाहर हो क्या रहा है। मुझे लगा था कि हम एक धमाके के साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि अब हम इसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर मर जाएंगे। कितने ज्यादा अनलकी हैं हम। तभी हम देखते हैं कि डोयल, जो कि बेहोश था, वो उठ जाता है और वो बोलता है कि अनलकी तुम होंगे, मैं नहीं। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा पीछा करते करते पकड़ा गया। जिस पर कहान थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम लकी हो क्योंकि तुम पकड़े गए। जिस पर डोयल बोलता है ये तो मैंने तुम्हें अच्छा लगाने के लिए थोड़ा बोल दिया। जिस पर कहान बोलता है ये तुम्हें कोई मजाक करने का टाइम लग रहा है यहाँ पर, और वैसे भी तुम हमेशा बोलते रहते थे कि कितने अच्छे छोटे भाई हो तुम। तभी कहान थोड़ी ठंडी सांस लेता है और बोलता है कि खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त खेन क्या कर रहा होगा। जिस पर डोयल बोलता है कि शायद वो अब तक ब्लॉक जी को पार कर रहा होगा हमारी मदद के बिना ही। और कान थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह से होने वाली हैं, तो मैं जो हिडन पीस लेने वाला था, मैं उसको उसका ठिकाना बता देता और वो हमारे बजाय वो उसको इस्तेमाल कर सकता था। तभी उनको एक आवाज आती है कि तुम अब भी मुझे बता सकते हो। और तभी दरवाजा खुलता है और वो सामने देखते हैं और देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने यनवू खड़ा होता है। यनवू उनको वहां से निकाल लेता है और उनके हाथ खोल देता है। डोयल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए। जिस पर यनवू बोलता है बस मैं जाते जाते रुक गया। और कहान बोलता है तुम्हारा सच में बहुत ज्यादा शुक्रिया। और तभी यनवू कहान से बोलता है कि अगर तुम इतना ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो तो तुम मुझे हिडन पीस की भी लोकेशन बता सकते हो। जिस पर कहान बोलता है कि हाँ हाँ, सभी कुछ बता दूं मैं तुम्हें। लेकिन कहान यनवू की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगता है और सोचता है यार, मेरी बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रही है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। और डोयल भी यही सोच रहा होता है कि अगर हम यहाँ से निकले खेन के साथ तो उसी के ऊपर बर्डन बन जाएंगे। उसने हमारी जान बचाई है, लेकिन हमारे लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि हमें वो यहीं पर छोड़ दे, हमारे हाल पर। और तभी कहान यनवू से बोलता है हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तभी यनवू पलट कर बोल देता है कि सब मर चुके हैं, तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही कहान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुमने एरन ग्रुप को खत्म कर दिया, क्या बात कर रहे हो यार। पर डोयल भी खुश हो जाता है और बोलता है तुमने सबको ठिकाने लगा दिया। जिस पर यनवू बोलता है कि हाँ, कह सकते हैं। कहान इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है हाँ, तुम डोयल की बात का तो जवाब दे रहे हो, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। और उसके बाद यनवू उन लोगों से बताता है कि देखो अभी भी बिल्ड जिंदा है। जिस पर कहान बोलता है अच्छा, तो बिल्ड जिंदा है। और आगे कहान यनवू से बोलता है कि अगर वो यहाँ पर आया है बचकर तुम्हारे से, तो वो किसी वजह से ही आया होगा। ये सुनकर यनवू सोच रहा होता है कि हाँ, तो मैं सही सोच रहा था, यहाँ कोई ना कोई सीक्रेट जरूर है। तब कहान आगे बोलता है देखो मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता ये क्या बना रहे हैं, लेकिन ये कमीने जो भी बना रहे हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कहान, यनवू और डोयल एक तहखाने में आ जाते हैं जो बिल्कुल एक जेल जैसा लग रहा होता है। और वहाँ पूरी जगह पर खून के धब्बे, खून के निशान
दिखाई पड़ रहे होते हैं। यनवू इस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको छुपाया रखा है। और आगे बढ़ते हुए यनवू बोलता है कि यहाँ से लाशों को खाने की बहुत बुरी स्मेल आ रही है। आखिरकार इन तहखानों में कितने लोग मरे हैं। और सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले काफी लोग थे, तो आखिरकार उन लोगों के साथ इन्होंने किया क्या है। और उसके बाद यनवू सोचता है एल्केमी के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल जो होता है वो एक इंसान की बॉडी और उसकी सोल होती है। एल्केमी उस टर्म को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस की मदद से मिलाया जाता है और एक नया मटेरियल को तैयार किया जाता है। और इस प्रोसेस में वो मटेरियल्स बनाने में आते हैं जो टावर में पूरी तरीके से बैन है और वो बहुत ज्यादा महंगे भी है। लेकिन ऐसा कुछ बनाना जिसमें इंसानों की बॉडी और उनकी सोल का इस्तेमाल किया जाता हो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और आगे यनवू सोचता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इसमें किसकी जान जा रही है और किसकी नहीं। बिल्ड सही में बहुत कमीना इंसान है। अब जब मैं काहन और डोयल को छुड़ा चुका हूँ तो अब मुझे बिल्ड को मारने के लिए जाना होगा। तभी यनवू को अपने पीछे कुछ आहट होती है और वो मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी डेड सोल्स घूम रही होती हैं। यनवू इनको देखकर सोच रहा होता है शायद ये सोल्स उन प्लेयर्स की हैं जो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और वो उन डेड सोल से पूछता है क्या तुम लोग भी मेरी मदद करना चाहते हो। और वो पूरी तरीके से यनवू के पास आ जाते हैं। इसका मतलब वो सच में यनवू का साथ देना चाहते हैं बिल्ड को मारने के लिए। तभी यनवू बोलता है अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो मेरी एक कंडीशन है, यानी कि एक शर्त है। और मुस्कुराते हुए बोलता है जानना चाहोगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं बिल्ड को जो एक अभी भागकर कमरे में एंटर करता है और एक टेबल की तरफ भागता चला जाता है। और हम देखते हैं कि सामने एक कुशन के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ होता है जिसको बिल्ड लेने आ रहा होता है और उसको उठाते हुए सोच रहा होता है आखिरकार मुझे अपना कितना टाइम बर्बाद करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। और सोचता है कि मेरे जितने भी साथी थे वो उनकी सबकी रैंक बढ़ चुकी है, लेकिन मैं आज भी यहीं पर ही हूँ और मुझे ये साबित करना है कि मैं किंग का एक लायक साथी हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए जान बचाना ज्यादा जरूरी है। और ये सोचते हुए वो उस पत्थर को अपने मुंह में डालकर उसको खा लेता है। और आगे सोचता है कि सर लियोनेट ने मुझे ये कहा था कि बस इसको निकलने से ही मेरी मैजिक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि दो में से इसमें एक चीज जरूर होगी, या तो अगर तुम्हारी बॉडी इस पत्थर को हैंडल नहीं कर पाई तो तुम्हारी बॉडी फट जाएगी, और अगर इस पत्थर को तुमने बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हारे अंदर बहुत बढ़िया तरीके से चेंज आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब स्टोन पूरी तरीके से बन जाएगा तो उसमें फटने का कोई भी खतरा नहीं होगा। और मेरा मकसद इसको लगभग पूरा कर देना ही था। और अब हम देखते हैं कि बिल्ड को टेंशन होने लगती है क्योंकि उस स्टोन ने कोई भी इफेक्ट नहीं किया होता है बिल्ड पर, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो सोच रहा होता है कि हो क्या रहा है ये, अभी तक तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाने चाहिए थे, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों। तभी बिल्ड को एक आवाज आती है तो क्या तुम इतनी दूर तक ही भाग पाए बस। और हम देखते हैं कि बिल्ड के पीछे अब यनवू आकर खड़ा हो गया होता है और एक बार फिर बिल्ड और यनवू आमने सामने आ जाते हैं। और आगे यनवू बोलता है तो क्या ये स्टोन है जो तुमने बनाया है। बिल्ड को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि क्यों, आखिरकार तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। हम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम हमारे मैटर के बीच में क्यों आ रहे हो। जिस पर यनवू बोलता है अच्छा तो तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ। और ये बोलते हुए यनवू अपना मास्क उतार कर नीचे फेंक देता है और बोलता है तो क्या तुम मेरी वजह जानना चाहते हो। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला। और बिल्ड यनवू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। चैप्टर 32 हम देखते हैं बिल्ड को जो कि यनवू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है नामुमकिन। और यनवू बिल्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितना ज्यादा इंतजार था तुमसे दोबारा मिलने का। और हम देखते हैं कि बिल्ड को यनवू के अंदर ही जुंगवू की
झलक दिख रही होती है और वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ छा जुंगवू कहाँ से आ गया। और उसके बाद यनवू हमसे बताता है कि बिल्ड को टॉर्चर करने के बाद मुझे काफी चीजों के बारे में पता चला। और आगे यनवू बताता है कि जुनवू के मरने के बाद पूरी तरीके से आरिटा टीम खत्म हो चुकी थी और टावर में कई सारे बदलाव किए गए। टावर में पावर में बदलाव आया। आरिटा टीम के बचे हुए मेंबर्स अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े और अब उन बड़े क्लैंस के सामने कोई भी बाधा नहीं थी। और आगे यनवू सोचता है कि मैं अब भी ये मानकर चल रहा हूँ कि कम से कम एक इंसान को तो उसको किए का पछतावा होगा, लेकिन तुम लोग जुंगवू की तरह नहीं हो। तुम्हें लगता है सब कुछ ये होना था ही इसलिए हुआ। और तभी हम देखते हैं बिल्ड को जो बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ होता है और बहुत धीमी आवाज में बोल रहा होता है, प्लीज मार दो मुझे। और तभी यनवू बिल्ड से बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि मैं तो जो लोग बोलते हैं उसका हमेशा उल्टा ही करता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे कई दोस्त हैं जो तुम्हें इस वक्त ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद यनवू चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे से बहुत सारी सोल्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि उन सोल्स में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ गई होती है, क्योंकि उनको पावर मिलती है ब्लैक ब्रेसलेट से। और यनवू वहां से अपना मास्क उठाता है और बोलता है कि ये सब आत्माएं तुमसे बदला लेना चाहती हैं, जो भी तुमने इनके साथ किया है उसका। और वो वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि बिल्ड भी इन आत्माओं को देख पा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाकर यनवू से बोलता है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम जो जानना चाहते थे मैंने तुम्हें हर एक चीज बता दी है, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ के जाओ, कम से कम मुझे शांति से तो मरने दो। लेकिन यनवू बिल्ड की एक नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जिसमें आत्माएं अब हट रही होती हैं और हम देखते हैं कि पूरी तरीके से एरन ग्रुप की जो बिल्डिंग है वो तबाह हो चुकी है। और यनवू यहाँ पर वापस आता है और सोचने लगता है कि शायद मुझे लगता है कि अब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब मुझे नहीं लगता यहाँ कोई जिंदा बचा होगा। और वैसे भी इनका पूरी की पूरी बिल्डिंग अब तहस नहस हो चुकी है। और तभी यनवू सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं कि वहां पर बिल्ड की बहुत बुरी तरीके से जली हुई बॉडी पड़ी हुई होती है। यनवू उस बॉडी के पास आकर बैठता है और सोचता है शायद ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, ये मुझसे बोल तो रहा था कि मुझे मार दो, लेकिन अंततः ये जिंदा रहना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि बिल्ड की बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी होती है कि वो पूरी तरीके से राख बन जाती है और वहां से उड़ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो पत्थर उसने निगल लिया था वो सही सलामत उसकी बॉडी के अंदर था और अब वो ही वहां पर पड़ा हुआ होता है। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है पर्पल स्टोन, और इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई होती है। यनवू उसको देखकर सोचता है कि मैं इसकी जानकारी नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं शायद इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ब्लॉक एफ में इस तरह के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। इन लोगों ने अनगिनत लोगों को मार गिराया है और ये फील्ड प्रोडक्ट ये सामने लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पर छोड़ नहीं सकता। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और बाद में सोचूंगा कि इसका क्या करना है। यनवू जैसे ही उसको पकड़कर उठाने लगता है तभी उसमें से बहुत तेज चमक आने लगती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पत्थर हवा की तरह बदलने लगता है और पर्पल कलर की हवा बनकर यनवू के दिल के पास आ जाता है। और यनवू सोचता है कि है क्या चीज, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी हट नहीं पा रहा है और ये मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन कम से कम मैं अब इसके स्टैट्स देख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ये आइटम अभी सील्ड है और इसको अभी एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। और आगे एक और स्टेटस विंडो में आता है कि ये एक बहुत ज्यादा यूनिक आइटम है और ये पूरे टावर में सिर्फ एक है और इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। ये आर्टिफैक्ट अभी इनकम्प्लीट है और इसको अभी पूरा होने की जरूरत है। जब ये एक बार पूरा हो जाएगा तो इसकी सारी की सारी पावर ओपन हो जाएंगी और इसकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएंगी। और यनवू ये पढ़कर बोलता है चलो कम से कम इतना तो पता चला कि ये स्टोन कोई फेल्ड प्रोडक्ट नहीं है बल्कि अधूरा है और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता मुझे इसको अपने पास ही रखना पड़ेगा। वैसे तो मुझे इसको रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अब उसका कुछ कर भी तो नहीं सकता। और यनवू इधर उधर देखकर बोलता है कि चलो यहाँ से तो मेरा काम खत्म हुआ। और यनवू दूसरी जगह पर आ जाता है और बोलता है अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काहन और डोएल छुपकर बैठे हुए थे और वो अब
निकल कर आ जाते हैं। और कान यनवू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे हमेशा से ही अंदाजा था, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। यनवू बोलता है, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो। कान आगे बोलता है कि तुमने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोका। चलो हमारा तो कोई आपसी झगड़ा भी था, लेकिन तुम्हारा क्या रीजन है उन पर इस तरीके से हमला करने का। लेकिन यनवू इस बात का ज्यादा कोई जवाब देता नहीं है और उसको इग्नोर कर देता है। तभी डोयल पूछता है बिल्ड को क्या हुआ, और यनवू सामने से बोलता है कि वो मर चुका है। डोयल मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ये सुनकर अच्छा लगा। और डोयल आगे सोचने लगता है कि मैं सच में बिल्ड को खुद से मारना चाहता था, लेकिन शायद मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमें कितने खतरनाक दुश्मन से सामना करना पड़ेगा। तभी काहन बहुत ज्यादा इरिटेट होकर बोलता है कि मैं उन लोगों को मारना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही है। और वहां बैठ जाता है और बोलता है डोयल, जिस पर डोयल बोलता है हाँ बोलो। और काहन डोयल से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम यहीं तक आ सकते थे। डोयल काहन की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और काहन यनवू से पूछता है तो अब तुम्हारा क्या प्लान है खेन, क्या तुम अब ब्लॉक जी की तरफ जाने वाले हो। जिस पर यनवू बोलता है हाँ अगर मैं जा पाया तो। और काहन बोलता है तो ठीक है ये ले लो, और उसको एक बैग दे देता है। यनवू उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे टोकन्स होते हैं और वो हरगन का क्राउन होता है। और काहन बोलता है कि ये वो सब कुछ है जो अब तक हमने कलेक्ट किया था, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तभी यनवू वापस करते हुए बोलता है अगर तुम मुझे पुरानी बातों के लिए पेमेंट पूरी करना चाहते हो तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। तभी कान यनवू से बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस इस राउंड को छोड़ने की सोच रहे हैं। चैप्टर 32। यनवू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। और कान आगे बोलता है कि जब तुम बिल्ड को मारने गए हुए थे तो मैं और डोयल यहाँ बैठकर यही बात कर रहे थे, और वैसे भी इस हालत में हम ब्लॉक जी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो इस हालत में हम किसी वीक प्लेयर से भी नहीं जीत पाएंगे, हम अपनी रैंक्स को बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। और आगे डोयल बोलता है कि हमने इसीलिए सोचा है कि हम ये राउंड अभी छोड़ देते हैं और अगली बार फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। और ये सब सुनकर यनवू सोच रहा होता है बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रैंक्स में 1 और 2 नहीं आए तो कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और जो भी प्लेयर रैंकिंग में फर्स्ट आता है उसके रिवार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसीलिए तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ फर्स्ट प्लेस लेने के लिए। लेकिन तभी यनवू को सुनते सुनते कुछ और बात समझ आती है। एकदम बोलता है क्या कहा तुमने, तुम दोबारा से ट्राई करोगे, मतलब हम दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं। जिस पर डोयल बोलता है हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें नहीं पता था। और आगे डोयल बोलता है कि हाँ ऐसा ही होता है, ये ट्यूटोरियल में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और वो बार बार ट्राई कर सकते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और यनवू ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है अरे यार मैं इस पूरे समय में ये सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है और मुझे इसी मौके में सब कुछ कर देना है, क्योंकि जो मुझे डायरी मिली थी यानी कि वॉच, उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं था और मुझे लग रहा है कि मैंने खामेखा इतनी ज्यादा मेहनत कर ली। और अपने छोटे भाई को याद करते हुए बोलता है चुंगू इडियट। और आगे डोयल बताता है कि खैर जो भी है, लेकिन ट्यूटोरियल्स जो होते हैं, ये जो राउंड्स होते हैं, इनकी कोई पहले से ही कोई तारीख नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। जब टावर को लगता है कि हमें दोबारा से ये शुरू करना चाहिए वो तभी इसको शुरू करते हैं। तो किसी को भी ये नहीं पता होता कि उसको कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के स्टार्ट होने में, यानी कि नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने में दोबारा से। और ये सब सुनकर वो फिर भी यही सोच रहा होता है, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मैं कम से कम बिल्ड को तो मिल पाया। और हल्का सा मुस्कुराते हुए कान और डोयल की तरफ देखकर बोलता है और मैं कुछ अच्छे प्लेयर्स से भी मिला। और यनवू सामने से बोलता है कि तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं ये ले लूं और चला जाऊं यहाँ से। जिस पर कान बोलता है कि हमें लगा यही बेहतर होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर थोड़ी इविल स्माइल देते हुए कान बोलता है और उससे भी अलग, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम ही हो सिर्फ जो फेंटी और उडोरा उन कमीनों को मार गिराओगे। और यनवू भी फेंटी और उडोरा का नाम सुनकर सोचने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि डोयल और कान में बहस हो जाती है और डोयल कान से बोलता है कि तुम आखिरकार खेन से ऐसी उल्टी सीधे हरकतें क्यों करवाना चाह रहे हो जो तुम नहीं कर पाए। जिस पर कान बोलता है चुप हो जाओ तुम, मुझे इससे ही बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। और वो उनके बारे में सोचने लगता है, कहता है कि मैंने ये नाम पहले भी सुने हुए कई बार, मैंने जब भी रैंकिंग की लिस्ट खोली है ये हमेशा फर्स्ट और सेकंड रैंक पर ही मुझे आज तक दिखते हुए आए हैं, और शायद हो सकता है कि मैं ब्लॉक जी में इनसे टकरा सकता हूँ। तभी यनवू पूछता है कि वो कैसे हैं। जिस पर कान बोलता है वो बिल्कुल मॉन्स्टर हैं, मैंने उनको कई बार पीछे छोड़ने की कोशिश की है लेकिन वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर ही हैं सच में।
में। मेरा तुम्हारे से ये कहने का मतलब ये है कि तुम हमारे दिए हुए सामान को इस्तेमाल करो और नंबर 1 स्पॉट ले लो, जिसका मतलब है हम तुम्हें अपनी रैंक भी दे रहे हैं। तो क्या कहते हो, ये अच्छा सौदा है ना? जिस पर यनवू बोलता है कि ठीक है, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। और ये सुनकर कान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अच्छा है, यही होना चाहिए, इसी तो बोलते हैं मैंस का ऑनर, इसे ही बोलते हैं असली दोस्ती, यही चीज मैं तुम्हारे से एक्सपेक्ट करता था भाई। और फिर यनवू उस बैग में से निकाल कर वो हरगन का क्राउन पहन लेता है और उसे देखकर कान और डोयल बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और यनवू आगे सोचने लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मुझे बस एक और ब्लॉक क्लियर करना है। और हम देखते हैं कि अब यनवू के पास 28 आवर्स और 43 मिनट्स होते हैं। और आगे यनवू बोलता है मुझे जल्द से जल्द अब चलना चाहिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि अब टाइम बचा हुआ है 20 आवर्स 2 मिनट। और यनवू हमें बताता है कि जो हिडन पीस की उसको जरूरत है हरगन के क्राउन से जो भी मिलेगा वो अंडरग्राउंड है एक मोल के नेस्ट में। मोल एक तरह का जानवर होता है जो जमीन को खोद कर उसके अंदर रहता है। और आगे यनवू बताता है कि जैसा भी उससे कान और डोयल ने बताया था वो उसी तरीके से उसी रास्ते पर चला और लास्ट में उसको एक बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और ये शायद मुझे बाद में लगने लगा कि ये आकाशा के सांप से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर मेरे पास हरगन का क्राउन नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर मर भी सकता था। और फिर हम देखते हैं एक तलवार जिसको लेने के लिए ही आया हुआ होता है यनवू यहाँ पर, और इस स्वॉर्ड का नाम होता है विग्रिड। और उसको उठाते हुए यनवू सोच रहा होता है कि यही वो एक हिडन आइटम है जो कान और डोयल लेना चाहते थे, जिससे वो उन सिबलिंग्स यानी कि फेंटी और इडोरा को पीछे छोड़ सके। और यनवू उस तलवार को पूरी तरीके से उठा लेता है। और तभी हमें किसी के बोलने की आवाज आती है कि ये प्लेयर जरूर लालची भी है। और तभी हम देखते हैं कि वो आवाज फ्लोर मैनेजर यानी कि इबुल कैरा की होती है। और वो आगे बोलता है कि इसने आकाशा के सांप और एरन ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अब इसके हाथों में विग्रिड लग चुकी है। एक ऐसा प्लेयर जिसने अभी एक हफ्ते पहले ही खेलना शुरू किया था और इतने सारे हिडन आइटम्स, इतने जबरदस्त हिडन आइटम्स उसने ले लिए हैं और साथ ही साथ उसने एरन ग्रुप को भी खत्म कर दिया है। मैं चाहे इसको कितना भी देख लूं, मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन मुझे जरूर जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि ये बचे हुए 12 घंटों में ये क्या करेगा। ये चीजें मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा रही है क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ पर जो ये सब जानता है। और वो एक सिक्योरिटी पे क्लिक करते हुए बोलता है अगर मैनेजर्स के बीच में हाई रैंकिंग ना हो तो इन कैमरास को नहीं देखा जा सकता। और वो उस कैमरा को लॉक कर देता है और आगे बोलता है कि मैंने सुना है कि बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं प्लेयर्स के साथ डील करने की वजह से निकाले जा चुके हैं, इसको लॉक करना ही बेहतर ऑप्शन होगा। तो चलो फिर अब फिनाले देखते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक स्टेटस विंडो जिस पर लिखा होता है कि फाइनल ब्लॉक आ चुका है जो कि है ब्लॉक जी। और हम देखते हैं कि आसमान में एक जगह होती है, हवा में तैर रही होती है और उसके पास जाने के लिए वहां पर हवा में ही स्टेयर्स बनी होती है यानी कि सीढ़ियां बनी होती है। यनवू उसको देखकर बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया, लास्ट स्टेज ब्लॉक जी। और आगे यनवू सोचता है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक जी में दी गई है वो सेम ब्लॉक ई और एफ में भी दी गई थी टोकन के लिए, लेकिन इसको ज्यादातर हम पीवीपी मैच कह सकते हैं। पीवीपी मतलब प्लेयर्स वर्सेस प्लेयर, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ब्लॉक जी के बारे में जुंगू ने मुझे 2 बातें बताई हैं। एक तो ये बैटल रॉयल है और मैड हाउस है। बैटल रॉयल मतलब यहाँ पर लड़ाई होगी, घमासान युद्ध होंगे एक दूसरे के बीच और पूरा पागलपन होगा। और आगे बढ़ते हुए यनवू सोचने लगता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को एक एरिया में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उनको लड़वाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर रैंक्स ऊपर नीचे बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन जैसे ही यनवू वहां पर पहुंचने लगता है उसको बहुत तेज एनर्जी फ्लो होने का एहसास होने लगता है और हम देखते हैं कि सामने से बहुत तेजी से एनर्जी फ्लो हो रही होती है। इसको देखकर यनवू सोचने लगता है कि आखिरकार सामने हो क्या रहा है, इतनी पावरफुल एनर्जी क्यों आ रही है सामने से। और तभी हम देखते हैं कि 2-3 आदमी बात कर रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर्स हैं, आखिरकार ऐसे लोग ट्यूटोरियल में आ कैसे गए। और तभी यनवू और हम देखते हैं कि सामने एक प्लेयर होता है जो बहुत तेजी से अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे तुम सबको देखकर हंसी आ रही है, किस तरह से तुम कोशिश कर रहे हो अपने 2 पैरों पे खड़े रहने की। और वो एक लड़का होता है और उसी के पीछे एक लड़की भी खड़ी हुई होती है। यनवू उन दोनों को देखकर बोलता है एक कैनन टूथ जो हल्का सा उनके लोअर लिप पर आ रहा है। कैनन टूथ मतलब हमारे नोकीले दांत को कहा जाता है। पर्पल कलर के बाल और गोल्ड कलर की आईज और माथे पर एक सींग, ये दोनों और कोई नहीं है बल्कि ये हैं फेंटी और इडोरा हॉर्न ट्राइब से यानी के हॉर्न के कबीले से। चैप्टर 34 यनवू आगे बताता है कि
इस टावर में बहुत से अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और ये उन्हीं लोगों में से एक प्रजाति है और इनको इनकार्नेशंस ऑफ द सबकॉन्शियस भी बोला जाता है। और ये फैंटी है, यानी कि उस लड़की का नाम इडोरा है। और फैंटी उन प्लेयर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम यहाँ आखिरकार करने क्या आए हो, तुम मुझे पकड़ने आए हो ना, तो वहाँ बस खड़े मत रहो, आओ लड़ो उससे। और एविल स्माइल करते हुए बोलता है या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, और बहुत तेजी से उन प्लेयर की तरफ भागने लगता है। और वहाँ खड़े प्लेयर्स पूरी तरीके से डर जाते हैं और बोलते हैं अरे यार ब्लॉक करो, इसका वार ब्लॉक करो। और हम देखते हैं कि फैंटी अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी स्टोर करता है और एक पंच बनाता है और वो पंच वो उन प्लेयर्स पे मारता है और काफी सारे प्लेयर्स उससे गिर जाते हैं। और दूसरा पंच बनाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कुछ रोक भी कैसे सकते हो अपने हल्की फुल्की शील्ड के साथ। और एक एक करके उनको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ और नहीं बल्कि बस एक खड़े हुए पुतले हो। और ये सब देखकर बाकी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फैंटी ने आधे प्लेयर्स को पीट पीट कर मार दिया होता है और बाकी के जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनकी तरफ देखता है और वो प्लेयर्स भी अब डरने लगते हैं। और फैंटी उनसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि बस बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, और उनको मारते हुए आगे बोलता है कि कुछ तो करो तुम लोग। और हम देखते हैं कि फैंटी ने वो खड़े हुए प्लेयर्स को भी पीट कर गिरा दिया होता है और यन वो ये सब देख रहा होता है और बोलता है ये सच में स्ट्रांग है। और आगे सोचता है कि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इसने आकाशा के सांप को किस तरीके से खत्म कर दिया था। और तभी यन वो इडोरा की तरफ देखते हुए बोलता है और ये इडोरा है और ये फैंटी की छोटी बहन है और इस ट्यूटोरियल की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और काहन ने मुझे इडोरा के बारे में ये बताया था। और तभी यन वो काहन को याद करने लगता है। तभी हम देखते हैं काहन को जो बोल रहा होता है कि फैंटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंटी को ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक पहाड़ जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इडोरा बहुत अलग है, वो फैंटी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो बिल्कुल एक ओशन की तरह है, यानी कि वो एक समंदर की तरह बता रहा है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखती है। क्योंकि तुम एक बार को एक माउंटेन को पार कर सकते हो, लेकिन तुम कभी भी एक समंदर की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। और फिर काहन सोचने लगता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि काहन उस वक्त क्या कह रहा था, ये कुछ तो छिपा रही है, कुछ अद्भुत और भयानक। और तभी इडोरा यनवू की तरफ देखने लगती है। यनवू सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी आंखों में देख रही है, ये कुछ तो मेरे अंदर देख रही है जब मैं उसको देख रहा था मेरी आंखों के जरिए से। और तभी हम देखते हैं कि इडोरा हल्की सी स्माइल करती है और यनवू उसको देखकर बोलता है हाँ मैं पकड़ा गया। और हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है वैसे यार मैं थोड़ा सा और रुकना चाहता था, इस सिचुएशन को और ज्यादा समझना चाहता था, लेकिन चलो इतनी ही दूर मैं पहुंच सकता हूँ। और तभी यनवू इडोरा की तरफ आने लगता है और अपने बैग में से कुछ निकालने लगता है और सोचता है कि अब मुझे अपना काम करना ही होगा। और तभी यनवू अपने बैग में से एक पोटली निकालता है जिसमें उसके सारे टोकन्स होते हैं और वो वहां पर उसको फेंक देता है। और बाकी के सारे प्लेयर्स उसको देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं आखिर क्या ये कर क्या रहा है, इतने सारे टोकन्स को फेंक क्यों रहा है, क्या ये अपने आप को रिटायर कर रहा है, मतलब इस राउंड से हटा रहा है क्योंकि वो फैंटी से डर गया है, इससे अच्छा तो मुझे दे देता यार ये। और हम देखते हैं कि इडोरा भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है ये सब देखकर। और हम देखते हैं फैंटी को भी जो आंखें तिरछी करके यनवू को ही देख रहा होता है और सोचता है कि आखिरकार इस कमीने के पास हैं कितने टोकन्स, 1000 2000 कितने। और तभी यनवू बोलता है कंबाइन। और तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ब्लॉक ई और एफ के सारे टोकन्स को एक साथ कंबाइन किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि वो सारे टोकन्स एक दूसरे में कंबाइन होने के बाद एक बहुत बड़ा एक गोल्डन टोकन बन जाता है। और तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि रैंक को अपडेट कर दिया गया है और जिस पर लिखा आता है कि फर्स्ट पर अब अननोन आ चुका है, यानी कि यनवू आ चुका है और उसके पॉइंट्स 1,09,984 हो जाते हैं। जबकि इडोरा के पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि वो 68,230 पर ही होते हैं। और इडोरा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है नामुमकिन, ऐसा पहली बार हुआ है पूरे ट्यूटोरियल में किसी ने हमारी फर्स्ट प्लेस को चुराया हो। और आगे यनवू सोचता है कि चलो अब लड़ने का वक्त आ चुका है और अपनी तलवार विग्रेट को निकालते हुए बोलता है अब मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें विग्रेट के बारे में लिखा हुआ आता है। इसमें लिखा होता है ये एक फ्रॉस्ट स्वॉर्ड है और ये एक बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड ने अपने पुराने मालिक को मार दिया था और ये एक डीमन स्वॉर्ड बन चुकी थी। कम से कम 3 दशक
निकल चुकी हैं और इसको अभी तक किसी ने उठाया नहीं था और ये आज भी एक डेमोनिक स्टेट में ही है। अगर इसको वापस से इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाना है तो तुम्हें कोई कंडीशन है वो सब पूरी करनी होगी। बहुत सारी एबिलिटीज हैं इसके अंदर जो कि अभी भी सील्ड हैं। जब तुम उन कंडीशंस को पूरा करोगे तो उन सबको तुम खोल सकोगे। और हम देखते हैं कि यनवू के हाथ में अब विग्रेड आ चुकी है और बहुत जबरदस्त उसमें से एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। उसका एनर्जी फ्लो इतना जबरदस्त होता है कि आसपास के प्लेयर उससे पीछे हट रहे होते हैं और चिल्लाकर एक प्लेयर बोलता है, आखिरकार ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, कौन सा आइटम है, ये ऐसा भी कोई वेपन होता है? एक प्लेयर बोलता है कि मुझे ये चाहिए। आखिरकार ऐसी चीज इसको मिली कहाँ से? अगर हम इसके फेम पॉइंट्स को मिला दें तो हम अपनी रैंक्स को बहुत ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। इन पॉइंट्स को फेम पॉइंट्स बोला गया है और जिस वर्ड को पहले कर्म कहा जा रहा था अब उसको फेम बोला जा रहा है। और वही प्लेयर आगे बोलता है कि इस लड़के के पास कोई टीम भी नहीं है जो इसको पीछे से बचा सके क्योंकि ये एक अकेला प्लेयर है। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। और वो बहुत सारे मिलकर इविल स्माइल करने लगते हैं और वो प्लेयर सोचने लगता है कि फेंटी और इडोरा को भी इसको मारना पड़ेगा चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और सारे प्लेयर मिलकर अब यनवू की तरफ आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए और सोच रहे होते हैं कि अब इसके लिए इतनी सारी सिचुएशन से बचना नामुमकिन है। चैप्टर 35 यनवू बताता है कि विग्रेड को बहुत बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था बहुत ही महान हीरोज और जबरदस्त योद्धाओं के द्वारा। भले ही इसकी बहुत सारी चीजें सील हो चुकी हो, बहुत सारी इसकी एबिलिटीज को सील कर दिया गया हो इसके डेमोनिक स्वॉर्ड बनने के बाद, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। और आगे हम देखते हैं कि यनवू अपनी तलवार घुमाते हुए बोलता है, पहला है, और तलवार में से बहुत ही ज्यादा तेजी पर एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। और आगे वो बोलता है ब्लेसिंग ऑफ द स्वॉर्ड। और अब उस स्वॉर्ड से इतनी तेज एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है कि वहां खड़े सारे प्लेयर्स हड़बड़ाने लग जाते हैं। और आगे एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है ब्लेसिंग ऑफ द स्वॉर्ड और इसमें लिखा आता है कि जो विग्रेड का पुराना ऑनर था उसने इसकी ब्लेसिंग को कर्स बना दिया था। और आगे वो बोलता है यही मेन ऑप्शन था जिसके पीछे काहन और डोयल थे। और आगे की स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि जो डार्क ओरा की पावर होती है ये उसको एम्पलीफाई कर देता है यानी कि और ज्यादा बढ़ा देता है और बहुत सारे एनिमीज के सामने इस्तेमाल करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमी के सामने भी इस्तेमाल हो सकता है। तभी यनवू को काहन और डोयल की बात याद आने लगती है। काहन बोलता है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेंटी और इडोरा होंगे ये तलवार विग्रेड उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी जब तुम उनका सामना करोगे। और आगे डोयल बोलता है कि इससे तुम्हारे बीच में पावर गैप कम हो जाएगा। और यनवू बोलता है तो इस तरीके से काहन और डोयल प्लान कर रहे थे उन सिबलिंग्स को रोकने के लिए। और तभी हम देखते हैं यनवू को और उसके पास से अब और ज्यादा डार्क एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। और यनवू बोलता है और अब जब ये डार्क ओरा अपनी लिमिट तक पहुंच गया है तो अब मैं इसको मैंने सोल्स अपने ब्रेसलेट में स्टोर की हुई है उनकी पावर को इस्तेमाल करके इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि यनवू के पास से डार्क ब्लैक कलर और ब्लू कलर की एनर्जी बहुत तेजी से फ्लो हो रही होती है जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स पीछे की तरफ हट रहे होते हैं। तभी यनवू उन प्लेयर्स को मारने के लिए उनकी तरफ भागता है और वो प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इससे पहले वो प्लेयर्स कुछ कर पाते यनवू अपनी तलवार चला देता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धुआं हो जाता है। कुछ प्लेयर्स वहां पर खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक प्लेयर सोचता है कि मैं बच गया। तभी वो जो धूल होती है वो सब कम हो जाती है और वो देखता है काफी सारे प्लेयर्स नीचे पड़े हुए होते हैं और यनवू अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है। तभी यनवू सोचता है कि काहन और डोयल का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड की ब्लेसिंग वाली एबिलिटी पे था जबकि इसमें एक और हिडन ऑप्शन है। तभी हम देखते हैं कि एक प्लेयर की डेड बॉडी में से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो बाकी जिंदा खड़े प्लेयर्स के ऊपर जाने लगती है और वो सोच रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, कुछ तो इसमें अजीब लग रहा है मुझे। तभी उन बाकी प्लेयर्स को कुछ रियलाइज होता है। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है ब्लेसिंग कंटेजियन। इसमें लिखा आता है कि जिस भी लास्ट प्लेयर पर ये विग्रेड का हमला हुआ है वो प्लेयर इन्फेक्टेड है और वो अपना इन्फेक्शन बाकी के दूसरे जिंदा प्लेयर्स तक पहुंचा सकता है। और जिन भी प्लेयर्स पे ये पहुंचेगा जो इन्फेक्ट हो जाएंगे उनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि बाकी के प्लेयर्स बहुत परेशान होने लगते हैं और उनका दम घुटने लगता है और चिल्लाकर बोल रहे होते हैं ये किस तरह का कर्स है। तभी यनवू उनकी तरफ आता है और एक जोरदार अपनी तलवार से हमला कर देता है और बाकी के सारे प्लेयर्स इधर उधर जाकर गिर जाते हैं। तभी यनवू उनको देखते हुए बोलता है कि चलो छोटा मोटा काम तो पूरा हुआ और अब अगली बारी है। और इडोरा की तरफ देखता है और बोलता है इडोरा की। तभी वहां पर इडोरा का भाई फेंटी आ जाता है।
फैंटी बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है हाँ इसी की तो मैं बात कर रहा था, इसी के लिए तो मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था, मुझे चाहिए थी एक रियल फाइट, अब मजा आएगा मुझे लड़ने में। तभी वो पलटता है, यूडोरा से पूछता है मैं जा सकता हूँ ना, जिस पर यूडोरा बोलती है तुमने आज से पहले मेरी कब परमिशन ली है जो आज ले रहे हो। फैंटी कहता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन। तभी ईडोरा हल्की सी स्माइल करती है और वो बोलती है कि ठीक है मैं इस टाइम तुम्हें नहीं रोकूंगी बीच फाइट में। और फैंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। तभी ईडोरा पीछे से बोलती है तुम्हें वो चीज यहीं पर छोड़कर जानी है। और फैंटी अपने टोकन्स ईडोरा को देते हुए बोलता है अरे यार मैं भूल ही गया था। ईडोरा वो टोकन्स को कंबाइन कर लेती है और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ट्यूटोरियल की रैंकिंग अब दोबारा से अपडेट कर दी गई है। और हम देखते हैं कि पहले नंबर पर अब फिर से ईडोरा आ चुकी होती है। वहाँ खड़े हुए बाकी प्लेयर सोच रहे होते हैं क्या यकीन नहीं होता कि इसने अपनी बहन को अपने सारे टोकन्स दे दिए। तभी फैंटी उनसे बोलता है तुम बेवकूफ, हमें अपने आप से कंपेयर मत करो, हम तुम्हारे से काफी अलग हैं। और मन में सोचने लगता है मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं कम से कम अब किसी से पूरी ताकत से लड़ सकूंगा। और वो अपनी सांस भरता है और बोलता है हॉर्न ट्राइब में चोंगनाम फैमिली के पास एक सीक्रेट स्किल होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पास किया जाता है, उसका नाम है लाइटनिंग फिस्ट। और हम देखते हैं कि फैंटी के हाथों में से येलो कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है और बहुत तेजी से फैंटी यन्वू की तरफ चार्ज करता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे से यानी सारे फेम पॉइंट्स वापस ले लूंगा। ही फैंटी यन्वू के बहुत करीब आ जाता है तो यन्वू की स्वॉर्ड में ब्लैक और ब्लू एनर्जी बनने लगती है और वो बहुत ज्यादा इंटेंस बन जाती है। और हम देखते हैं कि लाइटनिंग फिस्ट और डार्क ऑरा की एनर्जी एक दूसरे में जाकर मिल जाती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यन्वू और फैंटी अपनी अपनी जगह पर सही सलामत खड़े हुए होते हैं। फैंटी यन्वू से बोलता है तुम काफी अच्छे हो जो तुमने मेरा लाइटनिंग अटैक ब्लॉक कर लिया। और बोलता है चलो तो दोबारा करके देखते हैं। तभी यन्वू अपनी हाथ में तलवार थोड़ी ऊपर उठाता है और उसे सीधा जमीन में दे मारता है। और फिर उस तलवार से कई दिशाओं में बहुत जबरदस्त एयर प्रेशर निकलता है और वो फैंटी की तरफ आता है और फैंटी को उससे काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। और फैंटी उससे पीछे की तरफ भी धकेला जा रहा होता है जिसको वो देखकर बोलता है नामुमकिन। और सोचता है कि मैं एक शाही परिवार में पैदा हुआ, मैंने कई सारी फाइटिंग टेक्निक सीखी तो और मैंने अपना मैजिक को भी बढ़ा लिया था आकाशा के सांप का कोर खाकर, और फिर भी मैं पीछे धकेला जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि फैंटी बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है और उसके मुंह से काफी सारा खून आने लगता है। लेकिन तभी फैंटी हल्की से स्माइल करता है और बोलता है अगर मुझे अगला राजा बनना है। और ये स्माइल देखकर यन्वू बोलता है ये हंस रहा है तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि पीछे हटने जैसी कोई चीज नहीं होती है, और जो स्किल उन्होंने मुझे दी है उसका नाम है किंग्स रूल, जिससे मैं अपने आप को लायक साबित कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंटी के अंदर बहुत जबरदस्त ऑरा आने लग जाता है और बहुत जबरदस्त पावर आने लग जाती है और वो बहुत जोर से हंसने लग जाता है। चैप्टर 36 हम देखते हैं फैंटी को जो मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है मुझे अब इसमें और ज्यादा मजा आ रहा है। और बहुत तेजी से यन्वू की तरफ भागते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस तरीके का प्लेयर यहाँ पर मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा खुश होता है और यन्वू पर वार कर देता है। यन्वू उन हमलों से बचने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा होता है और दूर खड़ी हुई ईडोरा ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। तभी फैंटी बहुत जबरदस्त हमला करता है और यन्वू ऊपर उछल जाता है और फैंटी के उस हमले से बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यन्वू भी उसे देखकर बोलता है कि एक ये ऐसा अटैक है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धूल उड़ चुकी है और बहुत दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे अब ये भी नहीं दिख रहा कि फैंटी किस डायरेक्शन से आएगा। लेकिन शायद उसके लिए भी तो ये सेम ही है, उसे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंटी यन्वू के पीछे आ जाता है और जैसे ही यन्वू को ये पता चलता है कि फैंटी उसके पीछे आ गया है, यन्वू पलटता है लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और फैंटी बहुत जबरदस्त पंच बनाता है और यन्वू के पेट में मार देता है। और फिर फैंटी एक के बाद एक जबरदस्त पंच लगातार यन्वू के पेट में, यन्वू के चेस्ट पे मारता चला जाता है, जिससे यन्वू के मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है और यन्वू नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। तभी फैंटी हवा में ही यन्वू का सर पकड़कर अपने हाथ में लाइटनिंग फिस्ट बनाकर बोलता है चलो अब खत्म करते हैं। तभी थोड़ा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ फोटोज जिसमें यन्वू की आवाज आती है। वो बोलता है कि ऐसा होना चाहिए था, और हम देखते हैं उसमें फैंटी यन्वू के मुंह पर लाइटनिंग फिस्ट मारता है और यन्वू सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट मूव है जो मैंने अब तक
कभी इस्तेमाल नहीं किया, जो कि है फोरसाइट। और आगे बोलता है ब्लॉक जी में आने से पहले मैंने अपने स्किल्स की डिटेल्स चेक करी थी और तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है फोरसाइट के बारे में। ये एक स्पेशल स्किल है। इसके बारे में लिखा आता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से प्लेयर अपनी फ्यूचर के इवेंट्स देख सकता है, और वो कितना लंबा फ्यूचर देख सकता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर की मैजिकल पावर कितनी ज्यादा है। और अगर कोई प्लेयर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे तो वो पूरी तरीके से परेशान हो सकता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। और आगे अनु बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से तो इस स्किल को नहीं छोड़ सकता। ये बिल्कुल एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं, भले ही एक थोड़ी से टाइम के लिए क्यों ना हो। आखिरकार मुझे इससे बेहतर स्किल क्या ही मिल सकती है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हर चीज के बहुत अलग तरीके होते हैं करने के। हम जंगों में कई गलतियां करते हैं और बाद में उसके बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, और ऐसा कर कर हम जान भी बचा सकते थे। लेकिन अगर थोड़ी सी देर के लिए भी फ्यूचर में देखा जाए, भले ही कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, अगर हम उससे किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो ये तो बेस्ट है ना। लेकिन भले ही ये थोड़ी सी देर के लिए ही क्यों ना दिखाता हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा माना ले जाएगा, क्योंकि फोरसाइट सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड ही आपको फ्यूचर में दिखा सकता है और एक एक सेकंड में बहुत ज्यादा माना चला जाएगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही फ्यूचर में देख सकता हूँ, लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि इसको एक्टिवेट कब करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि इसको सही टाइम पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि मेरी जिंदगी कब खतरे में आ जाए। और उस टाइम में मुझे सिर्फ यही पता नहीं करना है कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये भी पता करना होगा कि मुझे इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये स्किल तो जितना सुनने में अच्छी लगती है उतना ज्यादा यूज करने में हार्ड लग रही है, और अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डेथ होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा बेहतर निकल के आया सामने। और तभी सीन वापस आता है और हम देखते हैं कि टाइम थोड़ा सा पीछे जा चुका है, जब फेंटी यनवू पर लगातार अपने पंचेस से हमला कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यनवू दोबारा से फिर से जंप करता है और फिर से वहां पर पूरी तरीके से धूल हो जाती है। और लेकिन इस बार यनवू को पता होता है कि फेंटी कहां से आने वाला है, और यनवू सोच रहा होता है कि इस बार मैं अपनी ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करूंगा और अपनी हाइटेंड सेंसेस का इस्तेमाल करूंगा। तभी हम देखते हैं कि फेंटी पीछे आ जाता है और वो बहुत तेजी से पंच मारने लगता है। तभी यनवू अपनी शुनपो की टेक्निक इस्तेमाल करके वहां से पीछे हट जाता है और फेंटी वो पंच यनवू को नहीं मार पाता। और तभी यनवू फेंटी का हाथ पकड़ लेता है और पूरी तरीके से मोड़ के उसके कमर पर लगा देता है। तभी फेंटी दूसरे हाथ से पंच बनाता है और बोलता है अब सब खत्म हुआ। तभी यनवू हल्का सा साइड होता है और उसका ये वार भी खाली चला जाता है और यनवू बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे लिए। बहुत तेजी से फेंटी के पेट में पंच मारता है जिससे फेंटी के मुंह से खून बाहर आने लगता है और स्वॉर्ड की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जो कि होती है ब्लेसिंग ऑफ द स्वॉर्ड। देखते हैं कि अब उस स्वॉर्ड में बहुत जबरदस्त एनर्जी बनने लगती है और यनवू जबरदस्त एक के बाद एक लगातार फेंटी पर वार कर देता है उस स्वॉर्ड से, जिससे फेंटी पूरी तरीके से घायल हो जाता है और मरने हाल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और आगे यनवू बताता है कि बचे हुए 1 सेकंड में वो गया था अपने फाइनल गोल के लिए जो कि थी इडोरा, और वो वही करता है, वो इडोरा पर चार्ज कर देता है। इडोरा यनवू के वार को अपनी तलवार से रोकती है और आगे यनवू बोलता है कि मैंने जो अपनी फोरसाइट में देखा था वो ये था। यनवू अपने पास से एक चाकू निकालता है और बहुत तेजी से इडोरा की तरफ फेंक देता है। वो बताता है इडोरा को मेरे हमले से ब्लड लॉस हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन असलियत में कुछ अलग ही हो जाता है। इडोरा उसके हमले को ब्लॉक कर देती है और यनवू ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है इसने ब्लॉक कर दिया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। और लड़ते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मैंने जो देखा था उससे अलग कैसे हो गया। तभी इडोरा अपनी तलवार पूरी तरीके से निकाल लेती है और जबरदस्त तेजी पे उसको घुमाती है और यनवू पीछे हो जाता है और इडोरा बोलती है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। यनवू इडोरा की आंखों पर देखता है और बोलता है कि आंखें, और आगे सोचता है कि ये जो भी छुपा रही है वो चीज मेरी फोरसाइट के अंदर देख सकती है, यानी कि जो भी यनवू ने फ्यूचर इवेंट्स देखे वो भी इन इवेंट्स को देख पाई है। चैप्टर 37 यनवू हमें बताता है इनसाइट एक ऐसी स्किल है जो
किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन के अंदर झांक सकती है और सामने वाले अपोनेंट को पूरी तरीके से तोड़ सकती है। जैसे फेंटी को लाइटनिंग स्किल मिली, ऐसे ही इडोरा को भी एक सीक्रेट स्किल मिली चोंगराम फैमिली से। लेकिन इस स्किल को बहुत ज्यादा मुश्किल है सीखना, इसीलिए इडोरा ही एक ऐसी लड़की बन पाई जो इसको इस्तेमाल कर सकी। दोनों बहन भाइयों में ये एक बहुत जबरदस्त स्किल है और इसी की वजह से ये दोनों सिबलिंग्स अभी भी फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग पर हमेशा रहते हैं। इनसाइट से सच को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो उसका यूजर है वो एनालाइज कर सकता है और उसी तरीके से अपना काम कर सकता है और ये अपने अपोनेंट के सारे हमलों को इग्नोर भी कर सकता है। इसीलिए मेरा फोरसाइट इसके सामने बिल्कुल यूजलेस है। तभी हम देखते हैं डोरा को वो बोलती है, तो तुम क्या जारी रखना चाहते हो ये सब? जिस पर यनवू बोलता है कि नहीं, बस अब मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। इडोरा थोड़ा सा स्माइल करती है, बोलती है स्मार्ट चॉइस, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सच में। तुमने इतने सारे अपोनेंट्स को अकेले ही हरा दिया और मेरे भाई को भी हरा दिया। मैं पहली बार तुम जैसे प्लेयर से मिली हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें फर्स्ट प्लेस देने में, लेकिन हमारे भी अपने रीजंस हैं फर्स्ट प्लेस पे आने के। तभी यनवू बोलता है, कितना अजीब है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने गिव अप कर दिया है? इडोरा थोड़ी सी शांत हो जाती है और बोलती है, क्या? तभी यनवू अपना हाथ उठाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत सारे टोकन्स होते हैं और डोरा देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, मेरे टोकन्स? और जैसे ही वो नीचे की तरफ देखती है तो वहां पर उसके सारे टोकन्स गायब होते हैं, यानी कि वो टोकन्स जो यनवू के हाथ में हैं वो इडोरा के थे। इडोरा सोचती है, पर कैसे? तुमने कैसे ये किया? यनवू बोलता है, तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ वही देख सकती हैं जो हो रहा है। यनवू आगे बताता है कि जो पहला चाकू मैंने इडोरा की तरफ फेंका था वो इडोरा को मारने के लिए नहीं, बल्कि इडोरा की कमर पर बंधे हुए सारे टोकन्स पर फेंका था। और इडोरा को तभी अपनी गलती का रियलाइजमेंट होने लगता है और वो सोचती है कि मैंने उसके अटैक पर ही सारा ध्यान लगा दिया, मैंने इधर उधर की बात कोई सोची ही नहीं। लेकिन तभी यनवू बोलता है, टेंशन मत लो, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगा। और तभी एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ट्यूटोरियल की रैंक अब अपडेट हो चुकी है और इस बार हम देखते हैं कि यनवू की रैंक नंबर 1 पर आ चुकी है और उसके टोकन्स भी 5 लाख हो जाते हैं। और ये देखकर सारे बचे हुए प्लेयर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, ओ माय गॉड। इतने सारे टोकन्स होने के बाद यनवू का नाम पड़ जाता है द होर्डर। होर्डर उसको बोलते हैं जो सब कुछ इकट्ठा कर लेता है और उसको अपना बना लेता है। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने शुनफो को एक्टिवेट कर लिया है। यनवू वहां से बहुत तेजी से जाने लगता है। तभी इडोरा उसको रोकने के लिए बोलती है, रुको, लेकिन इससे पहले इडोरा अपनी बात भी पूरी कर पाती तभी वहां से चला जाता है। और इडोरा सोच रही होती है कि ये हमारा पहला लॉस है इस ट्यूटोरियल में, पूरी तरीके से हार। और इडोरा को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन तभी इडोरा के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं और वो बोलती है, लेकिन ये बहुत कूल है। तभी हम देखते हैं एक स्टेटस विंडो जिस पर लिखा आता है, ट्यूटोरियल खत्म होने का टाइम 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड और खत्म। और लिखा आता है कि अब ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं यनवू को जो एक जगह पर बैठा हुआ होता है और एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि अब सारे के सारे प्लेयर्स को वेटिंग एरिया में बुलाया जा रहा है, तो ध्यान रखें आपको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि यनवू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और सोचता है कि बहुत सारा टाइम बीत चुका है और सारे के सारे प्लेयर्स वेटिंग एरिया में आ जाते हैं। कुछ प्लेयर्स वहाँ बात कर रहे होते हैं, क्या ट्यूटोरियल खत्म हो गया? और तभी कुछ प्लेयर्स देखते हैं यनवू को और वो देखकर बोलते हैं, ये देखो, ये प्लेयर तो होर्डर है, मैंने सुना ये हॉर्न ट्राइब के सिबलिंग से जीता है, ये तो कमाल है यार। और यनवू इन सब की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि मुझे काश ब्लॉक जी में जाना ही ना पड़ता, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अटेंशन किसी का भी नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यूस की चाहिए थी। और फिर यनवू बताता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर जाना है जब मैं टावर पहुंच जाऊंगा। यानी कि ये जो ट्यूटोरियल हो रहा है ये टावर में एंट्री पाने का एक तरह का एग्जाम है। और आगे यनवू बताता है कि पहला जो है वो आरिटा का क्लैन हाउस और दूसरा द ट्रेजरी ऑफ ओलंपस। ये वो जगह है जहाँ पुराने देवताओं ने अपनी निशानियां छोड़ रखी हैं, यानी कि अपनी कीमती चीजें छोड़ रखी हैं। ज़्यूस की उन 12 मटेरियल में से एक चीज है जो ट्रेजरी के दरवाजे को खोलने में काम आएगा। और तभी कहान इधर उधर देखकर सोच रहा होता है, तो सच में कहान और डोयल ने छोड़ दिया ये ट्यूटोरियल। उन्होंने कहा तो था छोड़ने को, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि मैं शायद उनको यहाँ पर देख पाऊँ।
तभी यनवू को कोई पीछे से बुलाता है और यनवू पलट कर देखता है और यनवू शॉक हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि यूल होता है और यूल आगे बोलता है कि मैंने सुना तो था कि एक नया प्लेयर आया है जो मास्क पहनता है और वो हर जगह तबाही मचा रहा है। मुझे लगा वो शायद तुम होगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच में तुम ही हो। यनवू यूल को देखकर सोच रहा होता है यूल की प्रेजेंस अब बिल्कुल अलग हो चुकी है पहले से। और यनवू आगे बोलता है तो तुम फ्रेशिया के गार्डन पहुंच गए? तभी यूल बोलता है हाँ, मैं फ्रेशिया के गार्डन को मैंने ढूंढ निकाला है और वो मुझे ब्लॉक बी के वेटिंग एरिया में मिला। और उसके बारे में यनवू बताता है वहां पर प्लेयर के पास चांस होता है कि वो फ्रेशिया के गार्डन में एलिमेंट की स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बना सके और यूल में अच्छा खासा टैलेंट है, तो कांटेक्ट बनाने की वजह से और चीजों को सीखने की वजह से यूल के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। तभी यनवू अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है ड्रैगन आइज और यूल को देखकर सोचने लगता है कि अब यूल के अंदर से हर तरह का नेगेटिव इमोशन खत्म हो चुका है। और आगे यनवू बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो पहले से। तभी यूल बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे मास्टर मिल गए हैं। यनवू पूछता है मास्टर? हाँ, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कोई केन की तरह नहीं है। तभी यूल अपना सर झुकाकर बोलता है मैं तुम्हें हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी तुमने आज तक मेरे लिए किया है, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं एक बहुत अच्छे मास्टर को ढूंढ पाया और एक दिन मैं तुम्हें ढूंढता हुआ दोबारा से जरूर आऊंगा। और यूल वहां से गायब हो जाता है और यनवू ये देखकर सोच रहा होता है मैं शायद टावर के मैटर्स में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आवाज आती है ओह हो, सब लोगों को यहाँ पर देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। और उसमें से बाहर निकल कर आता है इस फ्लोर का मैनेजर और उसका नाम है एविल कैगा। हाँ, राइटर ने इसका नाम बदल दिया है, पहले एबुल कह रहा था लेकिन अब एविल कैगा। और वो बोलता है मैं एविल कैगा, इस ट्यूटोरियल का मैनेजर, आप सबको बधाई देता हूं। और आगे बोलता है कि आप सबकी मेहनत के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने पिछले ट्यूटोरियल राउंड से भी बहुत अच्छा काम किया है। आप में से कई पार्टिसिपेंट्स तो इतने अच्छे थे, उनके स्किल इतने ज्यादा बढ़िया थे कि देखकर मजा ही आ गया। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे टावर के अंदर ट्रायल जब होंगे तब। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल का रिजल्ट। तभी वहां पर ट्यूटोरियल रैंकिंग आ जाती है जिसमें यनवू का नाम सबसे ऊपर होता है अननोन के नाम से, जिसके पॉइंट्स 5,10,000 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 510K। और ये देखकर बाकी सारे प्लेयर बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि पॉइंट्स 510K से भी ज्यादा हैं। मैंने सुना था कि हाईएस्ट रैंकर्स के भी 50 या 100K से ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आखिरकार इसने ब्लॉक जी में किया क्या है? लेकिन तभी यनवू साइड में देखता है और वहां पर फेंटी और इडोरा खड़े हुए होते हैं, जिसमें फेंटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन इडोरा थोड़ी खुश हो रही होती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। यनवू कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करता है और देखता है कि इडोरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, जबकि फेंटी में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है। और यनवू बोलता है कि लगता है ये कॉन्ग्रेचुलेशन काफी अच्छे दिल से बोल रही है, लेकिन ये मुझे इतने अच्छे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल क्यों रही है? भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। चैप्टर 38 हम देखते हैं पेंटी, इडोरा और यनवू को एक साथ खड़े हुए। तभी एविल कैगा की आवाज आती है और वो बताता है कि एक अननोन प्लेयर ने 5,10,590 पॉइंट्स हासिल किए हैं और वो रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पे है। अननोन यहाँ पर यनवू का नाम है क्योंकि यनवू ने अभी तक अपना कोई नाम नहीं दिया। और आगे एविल कैगा बताता है कि यनवू का ये स्कोर सिर्फ इस ट्यूटोरियल में ही नहीं, बाकी जितने भी पहले ट्यूटोरियल हुए हैं उनके कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा है। इसको रिवार्ड भी इसकी अचीवमेंट के हिसाब से देंगे। आगे यनवू के पास एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम अपना नेम एंटर करोगे हॉल ऑफ फेम में। यनवू हमें बताता है ये हॉल ऑफ फेम होता है, इसमें प्लेयर जो भी हाईएस्ट स्कोरर होता है हर फ्लोर में वो अपना नाम डालता है। इसका नाम हॉल ऑफ फेम में होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उसने कुछ बहुत बेहतरीन अचीव किया है। प्लेयर के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है, यानी कि फक्र की बात है। हम देखते हैं कि यनवू उसको डिक्लाइन कर देता है, यानी कि उसको मना कर देता है अपना नाम रजिस्टर करने के लिए। अगली स्टेटस
स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुम्हारा डाटा टावर के डाटाबेस में स्टोर कर दिया गया है। अगर जब भी तुम अपना नाम रजिस्टर करना चाहोगे वो तुम्हारा नाम वहाँ पर आ जाएगा। एविल के का बोलता है ये सच में प्लेयर दूसरे प्लेयर से काफी अलग है। ऐसे पहले भी प्लेयर्स आ चुके हैं जिनमें बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे स्किल होते हैं, लेकिन वो अपने आप को पब्लिक में फेमस नहीं कराना चाहते। यनबू ये देखकर सोच रहा होता है बस मैं अपना नाम रिवील नहीं कराना चाहता, लेकिन ये रीजन भी कुछ गलत नहीं है वैसे। लेकिन तभी एविल केगा बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें रिवार्ड देता हूँ। तभी यनवू को पहला रिवार्ड मिलता है इब्लिस एम्ब्रियो और दूसरा रिवार्ड होता है बीस्ट लॉर्ड्स लायन मैन हेलमेट। यनवू इनको देखकर सोच रहा होता है ये आइटम सच में बहुत बढ़िया है, मैं इनको चाहूँ तो बेच भी सकता हूँ, लेकिन ये आइटम काफी अलग है। और अगला आइटम होता है ज़्यूस की और इसके बारे में लिखा आता है कि ज़्यूस की ट्रेजरी खोलने के लिए की काम आती है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता। यनवू इस की को देखकर सोच रहा होता है प्लेयर्स जो इसके बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो इसकी वैल्यू नहीं समझते, वो इसको एक जंक आइटम समझकर छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं ट्यूटोरियल रैंक नंबर 1 वाले जो इसको या तो बेच देते हैं, नकार देते हैं या फिर इसको खो देते हैं। जब वो टावर के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर फ्लोर्स को क्लियर करने लगते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि इस की क्या वैल्यू थी और फिर वो अपने डिसीजन पर पछतावा करते हैं और कुछ नहीं। ये बस उन 11 की में से एक की है जो इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट की बनाएगी। और ये बात साफ हो जाती है कि जो बची हुई कीज हैं वो हिडन पीसीज है, उन्हें ढूंढना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे चाहे जो भी हो ये करना ही है और मुझे ट्रेजरी ऑफ ओलंपस खोलना ही है। अब इसको अपने हाथ में देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब ट्यूटोरियल सच में खत्म हो गया है। तभी एविल केगा बोलता है तो अब चलो ठीक है, अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल फाइनली खत्म हो चुका है। और आगे एविल केगा बोलता है आप सबको दोबारा से शुक्रिया, आपने इतना अच्छा काम किया, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा। अगर आगे कभी मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा फ्यूचर में। और जो लोग टावर में जाने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं उनको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वो प्लीज दोबारा से क्वालिफाइंग राउंड को पार करिएगा और यहाँ से एग्जिट आपके नीचे से है। और तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी हो जाती है, एविल केगा वहाँ से गायब होने लग जाता है। तभी यनवू के पास एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है डियर प्लेयर, तुमने अपने आप को इस टावर के लायक साबित कर दिया है और अब तुम्हें टावर इनवाइट करता है ताकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। तो क्या तुम टावर में एंटर करना चाहोगे? और तभी यनवू के पैरों के नीचे से एक पोर्टल खुल जाता है और वहां से रोशनी आने लगती है और यनवू नीचे देखने लगता है। तभी यनवू को कोई बुलाता है, हे मास्क वाले लड़के। यनवू पलट कर देखता है तो वो फैंटी होता है। यनवू पूछता है क्या हुआ? फैंटी बोलता है मेरे साथ आओ, मुझे लगता है कि तुम अपने आर्टिफैक्ट की वजह से मुझसे जीते हो, तो अब इस बार तुम अपना आर्टिफैक्ट हटाओ और मैन टू मैन लड़ो। और अगर तुम सच्चे योद्धा हो, सच्चे वॉरियर हो तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना? फैंटी पूरी तरीके से तैयार होने लगता है कि हाँ अब तो लड़ाई होने वाली है हमारे बीच। इन तभी यनवू फैंटी के सामने खड़ा हुआ बोल देता है ठीक है मैं हार मान लेता हूँ, जिस पर यह फैंटी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? और आगे यनवू बोलता है मैं हार मानता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं कि तुम चलो जीत गए, ठीक है, और वैसे भी एक योद्धा कभी भी किसी हारे हुए इंसान के सामने नहीं आता, तो तुम मेरा पीछा नहीं करोगे ना, तो मैं अब बस चलता हूँ। और यनवू उस पोर्टल से नीचे जाने लगता है और ये देखकर फैंटी बहुत ज्यादा शॉक होता है और गुस्सा करने लगता है, मैंने अभी बात करनी खत्म नहीं करी है। लेकिन यनवू वहां से चला जाता है और हम देख सकते हैं कि बाकी कुछ प्लेयर्स के नीचे भी ये पोर्टल्स बने हुए होते हैं, यानी कि उनको भी टावर का बुलावा आ गया होता है। आगे नरेटर बताता है कि एक रूकी प्लेयर टावर में एंटर कर चुका है। रूकी प्लेयर मतलब नया प्लेयर। और आगे नरेटर बताता है कि जैसे ही ट्यूटोरियल राउंड खत्म हुआ वैसे ही पूरे टावर में इसकी अफवाह फैल गई। लोग इसको तरह तरह से जानने लगे, जैसे कोई इसको बोलता कि ये वो है जिसने फर्स्ट प्लेस को पूरी तरीके से हासिल कर लिया है, जिसने पहली ही बार में ट्यूटोरियल राउंड के 5 लाख से भी ज्यादा फेम पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, जिसने पूरे ब्लॉक जी को अपना बना लिया और उसने हॉर्ड ड्राइव के शाही भाई बहनों को भी हरा दिया था, वो जिसको बोला जाता है द हॉर्डर। और ये सब सुनकर काफी बड़े बड़े क्लैंस उसको अपनी क्लैन में शामिल करना चाहते थे। बहुत सारे प्लेयर्स उस नए प्लेयर के बारे में जानना चाहते थे लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला, बस 2 चीजों के अलावा। पहला ये कि वो नया प्लेयर एक मास्क पहनता है, इसलिए वो कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता है।
और दूसरा, उसने अपना नाम अभी तक कहीं भी रजिस्टर नहीं किया, ना ही रैंकिंग में और ना ही हॉल ऑफ फेम में, तो उसका नाम भी अभी कोई नहीं जानता। और इसी वजह से जो रूकी की डिटेल्स हैं वो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, यानी कि अभी भी कोई नहीं जानता। और इसी वजह से काफी सारी अफवाह उसके बारे में पूरी जगह पर फैलने लगी। और हम देखते हैं एक टावर, और उस टावर के चारों ओर एक शहर बसा हुआ है, और एक जगह पर खड़ा हुआ यनवू ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि ये एक मूवी या एक सपने का सीन लग रहा है। और टावर की तरफ देखकर बोलता है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है ये टावर, बहुत लंबा है और कभी न खत्म होने वाला टावर, जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच खड़ा हुआ है और बिल्कुल आसमान को चीरता चला जा रहा है। इसका नाम है ऑब्सली द टावर ऑफ गॉड। और आगे नरेटर बताता है ये वही जगह है जहाँ पर हाई रैंकर्स से लेके लार्ज क्लैन रहते हैं। यहाँ वो रूलर्स भी हैं टावर के जो यनवू के भाई की डेथ के जिम्मेदार हैं। उन्होंने यनवू के भाई को एक तरह का थ्रेट समझा और उसको खत्म करवाने की साजिशें की। और तभी यनवू अपना मास्क निकालते हुए बोलता है, लेकिन इस बार चीजें डिफरेंट होंगी। मैं उनको अपनी भाई की आंखों से देखूंगा, उनसे अपने भाई की आवाज से बात करूंगा, और उन्होंने जो भी उसके साथ किया है उनके साथ मैं वो सब करूंगा। ये तो बस शुरुआत है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यनवू जो शहर में घूम रहा होता है, और उसके हाथ में एक फोटो होता है और वो उस फोटो वाली जगह ढूंढ रहा होता है। और फोटो को देखते हुए बोलता है कि इस फोटो को देखने से तो ऐसा लगता है कि ये सामने वाली जगह इस फोटो वाली जगह से मैच हो रही है। और यनवू दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है और बोलता है, माफ करना, क्या यहाँ पर कोई है? और देखकर सोचता है ये जगह तो ऐसी लग रही है कि किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन यहाँ रखे हथियार काफी साफ लग रहे हैं और ये सारे हाई ग्रेड वेपन है। और वहीं पर एक हेलमेट रखा हुआ होता है जिसका स्टेटस विंडो में नाम लिखा जाता है। उसका नाम होता है हेवोनाज ब्लैक हेलमेट। इसके बारे में लिखा आता है ये एक ऐसा हेलमेट है जो हेवोना ने बनाया है। और यहाँ पर बहुत सारे वेपन होते हैं जिसका स्टेटस विंडो में नाम आता रहता है, जैसे कि हेवोनाज ग्रेट बो, हेवोनाज सुपीरियर आयरन स्वॉर्ड। तभी यनवू की एक डैगर पर नजर जाती है, एक चाकू पर, लेकिन उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं आता है, सिर्फ यही लिखा आता है कि इसको हेवोना द ड्वार्फ ने बनाया है। और आगे यनवू बताता है कि सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं जिसमें ड्रैगन आइज चीजों के बारे में नहीं बता सकती। पहला रीजन, या तो आइटम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हो, या फिर आइटम सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो। और यनवू उस चाकू को उठाकर बोलता है कि ये चाकू तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी यनवू को वहां किसी के आने का एहसास होता है और वो बोना होता है और वो पूछता है, कौन हो तुम? चैप्टर 39। हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और उस शॉप में एक बोना आता है और वो बोना गुस्से में यनवू से पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? और यनवू उसको देखकर थोड़ा चुप हो जाता है और आगे बोलता है कि ये वही बोना है जो मेरे भाई के साथ फोटो में खड़ा हुआ हंस रहा है। जुंगवे ने कई बार इस बोने के बारे में मुझसे बताया है उस वॉच के अंदर। उसने ये बताया है कि ये एक ऐसा आदमी है आरिटा के लिए जिसने आरिटा पर बहुत ज्यादा बार भरोसा किया है, चाहे कुछ भी हो गया हो। उसने बार बार मेंशन किया है कि वो टावर में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट सिर्फ हेवोना पर ही रह सकता था, और यही एक इंसान था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था अब तक भी। हेवोना एक तरह से फादर की तरह था मेरे भाई के लिए। और यनवू सोच रहा होता है, फादर? हाँ, सच तो ये है कि मैं और मेरा भाई, हमारे पास कोई अपने फादर की मेमोरीज नहीं है। बस मुझे ये याद है कि हम उनका एक्सीडेंट हो गया था जब हम काफी छोटे थे। बस एक ही याद मेरी फादर के साथ याद आती है, जब हम दोनों ही उनकी गोद में हंस रहे थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जो मेरे भाई को हेवोना के अंदर एक फादर की झलक दिखी। तभी वो हेवोना से बोलता है कि मुझे एक हथियार खरीदना है। हेवोना बोलता है, हथियार? इस शॉप की हालत देखकर भी तुम हथियार खरीदना चाहते हो? और वो इधर उधर देखता है और उस पूरे शॉप में पूरी तरीके से जाले लगे हुए होते हैं, हर जगह पर क्रैक होती है और बुरा हाल हुआ पड़ा होता है। लेकिन फिर भी यनवू बोलता है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? हेवोना को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बकवास करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ।
लेकिन फिर से यनवू बोलता है मैं सीरियस हूँ, मुझे सच में हथियार खरीदना है। लेकिन हेवोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूँ, अब निकल जाओ यहाँ से। वो उसको धक्का देता है और बोलता है हटो यहाँ से। यनवू पीछे से बोलता है क्या तुम इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि आरिटा अब खत्म हो चुकी है? और हेवोना गुस्सा से यनवू को देखता है और बोलता है कि जिस चीजों के बारे में तुम्हें पता ना हो उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और यनवू सोचने लगता है तो इसका मतलब ये सच है। और आगे बोलता है कि हेवोना आरिटा का एक तरह से ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ मतलब जो हथियार बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं। वो ना किसी भी ग्रुप का प्लेयर नहीं था, ना ही कोई मेंबर था, लेकिन वो आरिटा के मेंबर से काफी ज्यादा क्लोज था और एक तरह से उनका टीम मेंबर ही बन गया था बाद में। और आरिटा ने हेवोना के बनाए हुए हथियारों से ही लड़कर काफी जंगें जीती है। यनवू अपने दिमाग में सोच रहा होता है और इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट होने के बावजूद अगर हेवोना यहाँ पर अपने हथियार नहीं बेच रहा है तो इसका मतलब है कि, और सामने हेवोना के बोल देता है क्या तुम्हें फोर्स किया जा रहा है दूसरे क्लैन को ज्वाइन करने के लिए? लेकिन हेवोना फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। और आगे यनवू बोलता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लगता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, लेकिन काफी क्लैन के लोगों ने तुम पर अच्छा खासा प्रेशर बनाया होगा और जो तुम्हारे यहाँ से वेपन्स खरीद के जाते हैं उनको भी वो परेशान करते होंगे जरूर। और सोचता है कि इसकी वजह से हेवोना का करियर ब्लैक स्मिथ के तौर पर खत्म हो सकता है। और देखकर साफ साफ ऐसा लग भी रहा है। लेकिन हेवोना को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है तुम। तभी यनवू बोलता है कि अगर तुम्हारा यही रीजन है तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो बताओ तुम क्या खरीदना चाहोगे? तभी यनवू वो वाला डैगर उठा लेता है जो उसने शॉप में पहले देखा था और बोलता है मुझे ये चाहिए। और हेवोना उसको देखकर थोड़ा सा शांत हो जाता है और हल्का सा चौंक भी जाता है और बोलता है लेकिन उससे पहले क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? तभी यनवू हेवोना से बोलता है क्या मैं उधारी पे नहीं ले सकता, फिलहाल मैं बाद में चुका दूंगा। लेकिन हेवोना और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बकवास बंद करो। तभी यनवू नॉर्मल हो जाता है और बोलता है अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास है, मैं मजाक कर रहा था। और तभी यनवू एक पोटली निकाल कर यानी कि एक बैग निकाल कर नीचे फेंक देता है और उसे देखकर हेवोना बोलता है क्या तुमने ये सब वो गैलियट से लिया है जो डार्क एल्फ है? तो यनवू बोलता है हाँ, और सोचने लगता है कि मुझे पता था ये एकदम से समझ जाएगा सामान को देखकर। और आगे हेवोना सोचने लगता है वो सामान देखकर कि अगर तुम्हारे पास ये चीज है तो इसका मतलब तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो सकते। अगर डार्क एल्फ ने तुम्हें ये सब चीजें दी हैं तो उसने जरूर तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया चीज देखी हो, भले ही वो कितना ही बेकार हो, लेकिन उसको अच्छे से नॉलेज है कि एक प्लेयर्स को कैसे जज करना चाहिए। लेकिन तभी अपनी बढ़ाई मारते हुए हेवोना बोलने लगता है ठीक है, दिखाओ तुम्हें ट्यूटोरियल में क्या क्या मिला है, और मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि मेरे आइटम्स सस्ते नहीं होने वाले और मेरे आइटम्स तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। और वो निकालता है ये है गॉब्लिन्स की जॉबोन और टीथ, और ये है लिजर्ड मैन की आई बॉल, और ये ऑर्क्स की रिब बोन्स हैं, और ये है ट्रोल्स के ब्लड और ब्रेन। इन सबको देखकर हेवोना सोच रहा होता है कि अरे ये भले ही दिखने में एक जंक आइटम लग रहे हो, लेकिन इन सबको मिलाकर एक वो आइटम बनाया जा सकता है। और अब जब मैं इस लड़के को अच्छे से देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहे हैं कि क्या क्या अच्छे आइटम्स इसने पहन रखे हैं। इसके पास एक जबरदस्त स्वॉर्ड है जिसके अंदर होली भी और डेमोनिक पावर्स भी हैं, और ये एक ही रीजन की वजह से हो सकता है कि पहले ये स्वॉर्ड होली होगी और उसके बाद होली मतलब अच्छी, उसके बाद इस पर कर्स आ गया होगा और ये डेमोनिक बन चुकी है। और जो इसने ब्लैक ब्रेसलेट पहना है वो भी एक बहुत बेहतरीन आइटम लग रहा है, और सोचने लगता है कि ये इसको ट्यूटोरियल में मिले हैं। और भी सामान निकालने लगता है यनवू। उसके बाद हेवोना देखकर गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यनवू कहता है क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं इस आइटम को नहीं पहचान पाऊंगा? मैं इसको पहचान गया हूँ, और वो आइटम होता है बीस्ट लॉर्ड्स लायन मेन हेलमेट, ऐसा हेलमेट जो बीस्ट लॉर्ड पहना करता था। और दूसरा आइटम होता है इब्लिस एम्ब्रियो। ये दोनों वही आइटम होते हैं जो यनवू को अभी नंबर 1 रैंक आने पर मिलते हैं। और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर इब्लिस एम्ब्रियो के बारे में लिखा हुआ होता है। इसके बारे में लिखा है कि ये एग है डीमन इब्लिस का, और इसको हैच करने के लिए बहुत ही स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हैच मतलब
अंडे से निकलना, और एक बार इसमें से जो चीज निकल गई वो जिसको भी सबसे पहली बार देखेगी वो उसको ही फॉलो करेगी। आगे नरेटर हमें बताता है कि बीस्ट लॉर्ड उन लॉर्ड्स में से एक है जिन्होंने टावर में रूल किया था वेम्पायर लॉर्ड के साथ। वेम्पायर लॉर्ड वही है जो बटोरी थी। और आगे बताता है कि जो आइटम बीस्ट लॉर्ड के पास है उसका आइटम की वैल्यू बटोरी के वेम्पायरिक डैगर से काफी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है, वो काफी अच्छे हैं। और इसी तरह से इब्लिस एम्ब्रियो भी एक बहुत कीमती चीज है, और इब्लिस एक हेल का बीस्ट है, यानी कि हेल का जानवर है एक तरह का, जो गहनमा के घने जंगलों में रहता है। इसको हैच करने का प्रोसेस भले ही कितना ही अलग हो, कितना ही स्पेशल हो, लेकिन एक बार किसी के पास ये पेट आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और अगर कोई प्लेयर बीस्ट लॉर्ड का आइटम और डीमन का एग को इस्तेमाल करेगा तो वो बहुत ज्यादा ग्रेट प्लेयर बन सकता है। और इन सब मटेरियल्स को देखकर हेवोना सोच रहा होता है कि मैंने जो भी आज तक आइटम्स बनाए हैं, इस लड़के के पास जितने भी आइटम्स हैं उससे काफी हल्के हैं। हेवोना को गुस्सा आने लगता है और बोलता है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, शायद ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। तभी यनवू बोलता है अगर ये आइटम्स डैगर की वैल्यू को मैच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डैगर इनसे काफी हल्का है, तो मैं तुम्हारे से कुछ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तभी हेवोना बोलता है तुम मेरे से आइस ऑफ गीज बनाने के लिए तो नहीं कहने वाले हो ना। तभी यनवू बोलता है कि हाँ वही बनाना है। इस पर नरेटर हमें बताता है कि गीज एक ऐसा जायंट था जिसके 12 से ज्यादा हाथ थे और 100 से भी ज्यादा आंखें, और ऐसा आर्टिफैक्ट बनाने के लिए इन दो आइटम्स की जरूरत जरूर पड़ेगी जो यनवू ने अभी हेवोना के सामने रखे हैं। तभी हेवोना बोलता है कि अच्छा तो तुम पहले से ही ये सोच कर आए थे, लेकिन तुम्हें मैं गलत नहीं समझूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 ही ब्लैक स्मिथ हैं जो ये बना सकते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तभी यनवू बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम अब कोई आर्टिफैक्ट नहीं बनाते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और इस सब के लिए मुझे माफ कर देना। तभी हेवोना बोलता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना मेरे से आइटम्स बनवाने में कितनी दिक्कत आ सकती है। तभी यनवू बोलता है देखो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, दूसरे क्लैंस की तुम चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान रख लूंगा, तुम उन सब चीजों की टेंशन मत लो, तुम बस फोकस करके मेरा आइस ऑफ गीज बनाओ। और तभी यनवू हेवोना को टॉन्ट मारते हुए बोलता है हाँ लेकिन अगर तुम दूसरे क्लैन से डर रहे हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। जिससे हेवोना बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और जोर से बोलता है ठीक है मैं बना दूंगा इसको। और एक स्टेटस विंडो आती है कि तुमने इस आइटम को आइडेंटिफाई कर लिया है, तुम्हारे ड्रैगन आई की स्किल अब बढ़ चुकी है। और एक स्टेटस विंडो और खुलती है जिस पर लिखा होता है हेवोनाज मैजिक बायोनेट। ये 1 हैंडेड वेपन है, इसको हेवोना ने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके 3 साल लगाकर इसको बनाया है। अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि ये हेवोना ने उसके लिए बनाया था जो उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब इसके मालिक की डेथ हो गई थी तो इसका बायोनेट यानी कि इसकी धार और ज्यादा शार्प हो गई थी। इसी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा शार्पनेस है कि ये एक पत्थर को भी आराम से काट सकता है। और इसमें एक स्किल आती है एक ड्वार्फ की विश। क्योंकि इसमें हेवोना का खून डला हुआ है इसलिए इसमें काफी सारे इमोशंस के साथ ये डैगर आता है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे उतना ही शार्प इसका ब्लेड हो जाएगा। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है ब्लेड ऑफ रेनकोर। इसमें लिखा आता है कि ये अपोनेंट की वाइटैलिटी को खाता रहेगा धीरे धीरे। वाइटैलिटी मतलब उसके मेन सोल, और अगर टारगेट की वाइटैलिटी 20% से कम हुई तो ये पूरी तरीके से उसके अंदर आइस पॉइजन डाल देगा। और ये भी लिखा आता है कि ये एक ग्रोथ आइटम है, यानी कि प्लेयर के साथ साथ इस डैगर की भी ग्रोथ होती चली जाएगी। और ये वही डैगर होता है जो यनवू ने स्टार्टिंग में देखा था। और यनवू देखकर बोलता है ये मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा डैगर निकला और मैं इसको पकड़ भी अच्छे से पा रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे हाथ में। लेकिन यनवू सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बनाया किसके लिए गया था। चैप्टर 40 हम देखते हैं यनवू को जो एक जगह जा रहा होता है और वही वॉच को देख रहा होता है और सोचता है 1 महीना हो चुका है, यानी कि यनवू को ये वॉच मिले हुए अब 1 महीना हो चुका है। और यनवू देखकर सोच रहा होता है कि अब जो भी इसमें चीजें थी, पहले तो ये काफी अच्छी तरीके से चल रही थी लेकिन अब ये धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, क्योंकि अब इसमें जितना भी मैसेज था वो सब अब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तभी यनवू उस वॉच को बंद करता है और बोलता है ये काफी होगा और आगे चलने लगता है। और तभी यनवू सोचने लगता है कि मुझे लगता है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कुछ लोग सच में यनवू का पीछा कर रहे होते हैं। यनवू सोचता है कि शायद 15 नहीं 17 है। क्या ये मुझे धमकाने आए हैं या फिर मेरे आर्टिफैक्ट्स चुराने आए हैं? ये बहुत ज्यादा कमजोर जरूर होंगे लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बन जाएंगी अगर मैंने इनको अभी हैंडल नहीं किया तो। तभी यनवू
दो घरों के बीच में चला जाता है और वहां जाते ही यनवू बिल्कुल एकदम गायब हो जाता है और वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, उनको भी वो नहीं दिखता और वो चिल्ला रहे होते हैं, अरे आखिरकार गया कहाँ है यहाँ पर, हम उसको नहीं खो सकते अभी फिलहाल। लेकिन यनवू वहां से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। यनवू एक होटल में पहुंचता है और वहां पर पैसे रख देता है और बोलता है मुझे टॉप फ्लोर चाहिए और एक टेबल चाहिए टेरेस पर। टेरेस का मतलब सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है जिसमें छत इंक्लूड होती है। और हम देखते हैं कि यनवू वहां पर आ जाता है और वहां से काफी ज्यादा बढ़िया व्यू दिख रहा होता है शहर का। और तभी पीछे से उस होटल का मैनेजर बोल रहा होता है, आप बहुत ज्यादा लकी हैं सर, हमारे टेरेस से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और इसी के लिए हमारा टेरेस जाना जाता है। और आप बहुत ज्यादा लकी इसलिए है क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ से गए हैं और ये आपको हम दे पा रहे हैं। तभी यनवू उस मैनेजर से बोलता है कि मुझे एक हेजलनट कॉफी ला कर देना। तभी बोलता है नहीं नहीं, सिरप ला के देना। और सोचने लगता है कि मेरा भाई इस कैफे में रेगुलर आता था और आगे बताता है कि मैं उन सारी जगहों पर जा चुका हूँ जो जो मेरे भाई ने उसकी वॉच में बोला था। बहुत सारे लोगों को ये शहर काफी ज्यादा बोरिंग लगता है लेकिन मेरे लिए यहाँ पर जुंगों की काफी सारी यादें हैं। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर अब सिरप लाकर रख देता है और यनवू अपने भाई को सोच रहा होता है कि जो जो मेरे भाई ने मुझे पहले जगहें बता रखी हैं टावर आने से पहले, वो जगह जब मैं जाता था तो मुझे काफी पसंद आती थी। और सोचता है कि मेरे भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे होते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ किस तरीके से मजे किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और यनवू उसी शॉप पर वापस आ जाता है और हैवोना वहाँ पर अपना हथौड़ा चलाकर कुछ बना रहा होता है। अभी हैवोना पलट कर देखता है और यनवू से पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ दोबारा क्यों आए? यनवू बोलता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था तो मैं आ गया और मैं वैसे बोर भी हो रहा था तो मैंने सोचा लाओ मैं देख कर ही आ जाऊँ कि कैसा चल रहा है काम। वैसे तो मैंने तुम्हें सारी चीजें दे दी थी जो भी उस मटेरियल को बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो बता सकते हो। और उसके बाद यनवू वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है, वैसे तुम्हें देखकर लग तो रहा है कि तुमने अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम पर नजर रखे रखूंगा। लेकिन हैवोना का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और हैवोना सोचने लगता है कि इस लड़के को समझना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसे बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मैं इसको चाहे उल्टा सीधा कुछ भी सुना रहा हूँ, ये मेरी बात पर गुस्सा ही नहीं होता और इसको सुनाने के चक्कर में मैं बस अपनी टेंशन बढ़ा लेता हूँ, अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेता हूँ। और फिर एक लंबी सांस भरता है और सोचता है, ठीक है मैं इस बार ये सोच लेता हूँ कि ये यहाँ पर है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि यनवू अपनी स्किल को इस्तेमाल करता है ड्रैगनाइज, और वो जैसे ही हैवोना को देखता है तो उसमें लिखा आता है कि वो मेटल को पहले डिसॉल्व कर रहा है, फिर उसको एक डैगर शेप चीज में डाल रहा है, फिर उस पर बहुत जोर जोर से हैमर मार रहा है ताकि एक शेप ला सके डैगर की, और लास्ट में उसको रिफाइन कर रहा है। ये सब देखकर यनवू को हैवोना का सारा वर्क समझ आने लग जाता है और उसको ये एक ही वर्ड बोल सकता है, आर्टिसन, यानी कि कारीगर। और आंखें बंद करके सोचने लगता है कि जो भी मटेरियल्स, जो भी वेपन्स हैवोना ने अपने हाथों से बनाए हैं, उनका इस्तेमाल करके मेरा भाई बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और उसका नाम हेवेंस विंग पड़ गया था। यनवू सोचने लगता है तो अच्छा, तो इस तरीके से बनी थी वो चीजें जो तुमने इस्तेमाल की थी। लेकिन तभी जैसे ही यनवू आंखें खोलता है, उसके साइड में हैवोना खड़ा हुआ होता है और उसे बोलता है, तुम सो रहे हो? और गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे ही सोने की, जब मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? जिस पर यनवू बोलता है कि मैंने कहा तो मैं बोर हो गया था। और हम सब जानते हैं कि यनवू उस टाइम सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके अपने भाई को याद कर रहा था। तभी हैवोना भाग कर जाता है और बोलता है, अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो यहाँ पर बैठो और हथौड़ा मारना शुरू करो, यहाँ बैठकर बस मुझे गुस्सा मत दिलाओ फालतू का। और तभी यनवू हथौड़ा उठा लेता है और आगे बोलता है, तो मैं अब भट्टी में आग कैसे लगाऊं? तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा ना ताकि मैं अच्छे से कर सकूं। और वैसे क्या तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है क्या? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दवाई ला कर दूं। अभी हैवोना चिल्लाकर बोलने लगता है, हाँ तो तुम चुप रहोगे तो मेरा ब्लड प्रेशर अपने आप सही हो जाएगा। यनवू बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ फायर को। और हैवोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एरम ग्रुप का मेन हेडक्वार्टर, जिसको यनवू ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि वहां पर कोई आया है और वो एरम ग्रुप का झंडा देख रहा होता है उठाकर, और वो सोच रहा होता है कितनी ज्यादा तबाही मच चुकी है यहाँ पर, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खराब है। जो लोग बचे हैं उनको छोड़ो, मुझे इसका दुख ज्यादा हो रहा है कि हमारी जितनी मेहनत लगी थी उस स्टोन को बनाने के लिए, उस मटेरियल को बनाने के लिए, वो सब एक दिन में गायब हो गया। कमीना बिल्ड, और हमें ये भी पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पर हुआ क्या था आखिरकार। और तभी
उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए उसको ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ, हर कोना कोना छान मारो, हर पत्थर खंगाल लो, मुझे वो चाहिए। जो दो लोग उसके पीछे खड़े होते हैं वो बोलते हैं यस सर, और वो वहां से चले जाते हैं। तभी उसके हेड पर से हुड हट जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार इसी टाइम पे ऐसा क्यों होना था। उसके बारे में लिखा आता है कि ये लेओनेट है, अजुर फोर्ड क्लैन के 5 लीडर में से एक लीडर और अरीटा का पुराना मेंबर। और अगर आपको याद आ रहा है तो ये वही है जिसके बारे में यनवू ने बताया था कि ये और जुंगवू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये वही दोस्त था जिसने उसके दिल में तलवार घुसाकर उसको धोखा दे दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और वापस आ जाता है हेवोना और यनवू पे। यनवू बोलता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे, और आगे बोलता है कि मैं सच में सीखना चाहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम मुझे बेसिक सिखा दोगे तो। तभी हेवोना बोलता है किस लिए, और यनवू बोलता है बस मुझे कुछ रिपेयर करना था इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ। तभी हेवोना बोलता है क्या रिपेयर करना है। यनवू बोलता है कि देखो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। और यनवू सोचने लगता है कि जो वॉच उसको मिली थी वो पहले से काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसको वो ठीक करनी है, लेकिन उसमें कोई एक मैजिकल डिवाइस लगा है इसीलिए वो उसको एकदम से सही नहीं कर सकता, उसको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। और बोलता है कि ऑफ कोर्स हेवोना इसको बहुत अच्छे तरीके से फिक्स कर सकता है अगर ये उसी ने बनाई है तो, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज है जो मैं खुद करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरी काफी सारी मेमोरीज हैं और ये एक आखिरी चीज है जो मेरे भाई ने मुझे दी थी। और हेवोना यनवू को सिखाने के लिए मान जाता है, लेकिन यनवू बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे ही मान जाओगे। हेवोना बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं बताना चाहते मैं नहीं पूछूंगा। और आगे हेवोना बोलता है बहुत सारे प्लेयर्स अपने घरों को छोड़ देते हैं टावर पे चढ़ने के लिए और सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, तुम भी उनसे काफी डिफरेंट नहीं और तुम्हारे मास्क को देखकर आसानी से बताया जा सकता है। और अब जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं सिखा सकता, मैं बस तुम्हें बेसिक बता दूंगा, बाकी तुम्हें मुझे देखकर ही समझना होगा। इस पर यनवू बोलता है थैंक यू। भी हेवोना बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं बस थोड़ा बोर हो रहा हूँ। समझ आया तुम्हें? बोर हो रहा हूँ मैं, समझ गए तुम? बोर हो रहा हूँ मैं। और हम देख सकते हैं कि हेवोना के कान भी लाल हो गए होते हैं, मतलब वो झूठ बोल रहा है। और ये देखकर यनवू हल्का सा मुस्कुराने लगता है और बोलता है भले ये कैसा भी लगता हो पर ये एक शर्मीला बोना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर फ्रीक्स।